बारिश में 3 गरीब बहुओं का घर और व्यापार। सावन की मूसलाधार बारिश ने उस छोटे से मिट्टी के घर की छत ही नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें भी तोड़ दी थीं। घर में खाने के लिए आखिरी मुट्ठी आटा बचा था। बीमार पिता दवा के बिना तड़प रहे थे और पड़ोसी उनकी मजबूरी पर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब इस परिवार के पास हार मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसी अंधेरी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदल दी। आखिर क्या था वो फैसला? कैसे एक टूटता हुआ परिवार फिर से उम्मीद, सम्मान और खुशियों तक पहुंचा? आइए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सबसे कठिन समय ही सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था, जब प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ जीवंत हो उठती है। चारों ओर हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। लेकिन रामपुर गांव के लिए ये सावन खुशियां नहीं, बल्कि एक मुसीबत लेकर आया था। रामपुर गांव इस वक्त मूसलाधार बारिश के आगोश में था। हर तरफ पानी का शोर और आसमान से बरसती आफत की गड़गड़ाहट थी। इस कुदरती कहर के आगे हर आशियाना लाचार था। मिट्टी की कमजोर दीवारें और पूस की वो कच्ची छत, जो पहले ही कई तूफानों को झेल चुकी थी, इस लंबी बारिश के आगे हार मान रही थी। घर के अंदर छत से टपक टपक कर पानी गिर रहा था। परिवार की आर्थिक रीढ़ और खुशियां इस गरीबी के बोझ तले बिखर चुकी थीं। रामदीन, जो कभी पूरे गांव में अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे, अब ढलती उम्र और बीमारी की वजह से खाट से लग चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी उनके तीनों बेटों और बहू पर थी। बड़ा बेटा रमेश, जो शहर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी करता था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करता। मंझला बेटा सुरेश, जो अनाज मंडी में बोरियां ढोने का काम करता था, और सबसे छोटा बेटा विकास, जो गांव कस्बे की दुकानों में छोटे मोटे काम ढूंढकर घर की मदद करने की कोशिश में लगा रहता था। रमेश की पत्नी सुनीता, जो शांत और सुलझी हुई बड़ी बहू थी, घर गृहस्थी को संभालती और कम से कम संसाधनों में भी पूरे परिवार का पेट भरने की जद्दोजहद करती। लेकिन आज सावन की इस मार ने पूरे परिवार को बेबस कर दिया था। जाने की थोड़ा गर्म पानी मिलेगा क्या? मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। सुनो जी, थोड़ा सा सब्र रखो। बर्तन भी भर गए हैं, एक भी बर्तन खाली नहीं है। छत से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं ये कमबख्त बारिश कब थमेगी। माँ, आज भी शहर में कोई काम नहीं मिला। बारिश की वजह से सभी कंस्ट्रक्शन साइट बंद हैं। हाँ भैया, सही कहा। मंडी में भी कोई काम नहीं था आज। हर तरफ सन्नाटा था। हाँ भैया, 8वीं दुकान वाले ने भी बोल दिया है कि हेल्पर की जरूरत नहीं है। कोई मजदूरी देने तक को तैयार नहीं है। माँ जी, घर में आटे का डिब्बा भी खाली होने वाला है। कल सुबह सबके लिए मैं क्या बनाऊंगी? घर के सामने सेठ धनीराम का 2 मंजिला पक्का मकान खड़ा था। बालकनी में सेठ धनीराम और उनकी पत्नी चंपाबाई चाय के कप लेकर खड़े थे और नीचे रामदीन के छोटे से घर की तरफ देखकर हंस रहे थे। अरे ओ जानकी, थोड़ा पानी हमारे यहाँ से भी बाल्टी में ले जाओ। तुम्हारे घर में 3 जवान बेटे मिलकर भी एक छत की टीन नहीं बदलवा सकते। गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मरोगे। चंपा भाई, सही कहा तुमने। इनके बेटे तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहे। एक छत भी नहीं संभल रही इनसे। दुख तब और बढ़ जाता है जब आपकी लाचारी पर कोई पड़ोसी सहानुभूति दिखाने के बजाय आपका मजाक उड़ाए। चंपाबाई की कड़वी बातें इस गरीब परिवार के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। दीदी, ये लोग हमारे हालातों पर कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं। हाँ सुनीता, इनका घमंड तो देखो। पर हमारे पतियों की कोई गलती नहीं है। मौसम ही ऐसा है कि उन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा। आप लोग देखते रहिए, यह घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। मीना की बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की वो चिंगारी थी जो तंगहाली की मार झेल रहे इस घर में भी उम्मीद का दिया जला सकती थी। लेकिन बाहर बरसता पानी और घर के भीतर खाली पड़ा अन्न का डिब्बा एक कठोर हकीकत बनकर सामने खड़ा था। इंसान का हौसला कितना भी बुलंद क्यों न हो, जब अपनों के भूखे पेट और बीमारी की चीखें एक साथ उठती हैं, तो वक्त की कसौटी और भी कठिन हो जाती है। जानकी, सांस भी नहीं ली जा रही आज तो। सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। अरे रमेश, देख तेरे पिताजी को क्या हो गया है। इनका शरीर तो बुखार से तप रहा है। बेटा, भाग कर जा, डॉक्टर साहब को बुला कर लेकर आ। माँ, मैं शाम को ही डॉक्टर साहब के पास गया था।
उन्होंने साफ मना कर दिया है। बोले कि जब तक पुराना उधार नहीं चुकता वो नई दवाई नहीं देंगे। मैंने गांव के 2-3 लोगों से भी 150 रुपए उधार मांगने की कोशिश की थी माँ, लेकिन सबने यह कहकर मुंह मोड़ लिया कि जो खुद के दाने दाने को तरस रहे हैं वो हमारे पैसे कैसे लौटाएंगे। माँ जी, आज दवा वाले ने भी डॉक्टर की दी हुई पर्ची देकर भगा दिया। कहा कि घर में खाने को अनाज नहीं बचा और ना ही पैसे, तो दवाई क्या मैं फ्री में दूंगा। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा। अगर दवा नहीं मिली तो इनकी बूढ़ी हड्डियों का क्या होगा। रामदीन का परिवार अब उस मुहाने पर खड़ा था जहां से आगे का हर कदम सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई था। आधी रात का समय था। घर के भीतर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी फैली हुई थी। बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन छत से टपकता पानी अब भी बर्तनों में छन छन करके गिर रहा था। रामदीन खाट पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। जानकी उनके सिर पर सूती पट्टी रख रही थी। पास ही रमेश, सुरेश और विकास सिर झुकाए उदास बैठे थे। रात ढल रही थी, लेकिन रामदीन के घर में मुसीबत की घनी घटाएं और गहरी होती जा रही थी। लाचारी तब सबसे ज्यादा चुभती है जब बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे और जेब में दवा के लिए एक फूटी कौड़ी भी न हो। सुनीता, पूजा और मीना कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। पिता की तड़प, पतियों की झुकी हुई गर्दनें और सास के बेबस आंसू। इस एक मंजर ने तीनों बहुओं के कलेजे को छलनी कर दिया। यही वो भयानक मोड़ था जिसने उनके अंदर छिपे स्वाभिमान को जगा दिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय खत्म हो चुका है। अपने परिवार को भूख और बीमारी के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अब बहुओं को ही आगे बढ़ना होगा। लालटेन की धीमी रोशनी में पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे तैसे परिवार के सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। आंगन के एक कोने में तीनों बहुएं, सुनीता, पूजा और मीना चुपचाप बैठकर आपस में बातें कर रही थी। कब तक हम ऐसी लाचारी में जिएंगे। हमारे पति मेहनत करने को तैयार हैं, पर हालात साथ नहीं दे रहे। क्या हम सब मिलकर उनकी कोई मदद नहीं कर सकते क्या? सही कह रही हो दीदी, हम तो घर के कामों में ही सिमट कर रह गए, लेकिन हमारे अंदर भी तो हुनर है ना। पूजा, हुनर तब साथ देता है जब हाथ में पैसे हो। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, भला हम क्या काम कर सकते हैं। जब विपत्ति का पहाड़ टूटता है और घर के पुरुष हालातों के सामने मजबूर होने लगते हैं, तो अक्सर घर की नारियां ही उस टूटते हुए आशियाने की नींव बनती हैं। दीदी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बस 10 ही दिन बाकी हैं। क्यों ना हम अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें। बिजनेस? पर हमारे पास पैसे कहाँ है मीना? हमारे पास पैसे कम है, पर हुनर बहुत है दीदी। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा काम आती है हमारी लगन। सुनीता दीदी के हाथ के बने लड्डू और मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट होती हैं। पूजा दीदी कितनी अच्छी हैंडक्राफ्टिंग करती हैं। वो सुंदर सुंदर राखियाँ बनाने में काफी एक्सपर्ट है, और मैं सारी पैकिंग और मार्केटिंग कर दूंगी। तीनों बहुओं ने फैसला कर लिया था कि अब वे चुपचाप आंसू नहीं बहाएंगी, ना ही पड़ोसियों के तानों के तीर सहेंगी। लालटेन की उस हल्की पीली रोशनी में तीनों बहुओं की आंखों में एक नया विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आंगन के उस उदास कोने में अचानक उम्मीद की एक नई किरण जगमगा उठी थी। गरीबी ने भले ही उनके पेट भूखे रखे थे, लेकिन उनके स्वाभिमान और उनके हुनर को कभी खत्म नहीं कर पाई थी। अब चुनौती सिर्फ इतनी थी कि पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए और पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नया संकल्प था। आसमान में हल्की धूप खिल चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही बहुओं ने अपना फैसला पूरे परिवार के सामने रखने का मन बना लिया था। पास ही जानकी, रमेश, सुरेश और विकास उदास चेहरों के साथ बैठे थे। तभी तीनों बहुएं, सुनीता, पूजा और मीना एक साथ आकर उनके सामने खड़ी हो गईं। लेकिन एक परंपरागत ग्रामीण परिवार में जहां 3-3 जवान मर्दों के होते हुए बहुओं का घर से बाहर निकलकर काम करना आसान नहीं माना जाता था, वहां ये फैसला लेना इतना सरल नहीं था। बाबूजी, माँ जी, हम तीनों ने मिलकर एक फैसला किया है। रक्षाबंधन पास है, हम घर पर ही मिठाइयाँ और राखियाँ बनाकर बाजार में बेचना चाहते हैं। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। क्या कह रही हो सुनीता बहू? 3-3 जवान मर्द घर में भरे पड़े हैं। गांव समाज क्या कहेगा कि रमेश, सुरेश और विकास इतने नकारे हो गए हैं कि अब उनकी बीवियों को काम करना पड़ेगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग हम पर थूकेंगे। हम पसीना बहाने से नहीं डरते,
बस मौसम और वक्त खराब है। तुम लोगों को बाजार में बिठाकर हम अपनी गैरत पर नीलामी का थप्पा नहीं लगा सकते। बहुओं, तुम घर की इज्जत हो। हमारे हालात इतने भी खराब नहीं हुए कि हम अपनी घर की बहुओं को काम करने के लिए भेजेंगे। हाँ बहुओं, तुम्हारे बाबूजी और ये तीनों सही कह रहे हैं। लोग पहले ही इतना ताना मार रहे हैं और जब ये बातें धनीराम को पता लगेगी तो वो तो हमारी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देगा। बाबूजी, माँ जी, जब घर की छत टपकती है ना तो ये पानी यह नहीं देखता कि उसे रोकने वाला हाथ मर्द का है या औरत का। जब बाबूजी दवा के अभाव में तड़पते हैं और रसोई का डिब्बा खाली होता है तब हमारी गैरत कहाँ चली जाती है। भैया, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से इज्जत नहीं बचती, दाने दाने को तरसने से बचती है क्या? इज्जत तो तब बढ़ेगी जब हम सब मिलकर इस मुसीबत को हराएंगे। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अपने हुनर और अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार को संभालना चाहते हैं और इसमें कैसी शर्म। सही कह रही है मीना, आप लोग बाहर मेहनत करते हैं तो क्या हम घर की चार दीवारी में रहकर अपने परिवार का सहारा नहीं बन सकती? यह वक्त एक दूसरे की ताकत बनने का है, शर्मिंदा होने का नहीं। बहुओं, तुम सिर्फ इस घर की इज्जत नहीं, इस घर की ढाल हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम इस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दिखा रहे हो तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। भाभी, अगर आप कदम बढ़ा रही हो तो सामान लाने और बाजार में मदद करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन पुरुषों की आंखों में अब झिझक नहीं थी, उसकी जगह गर्व ने ले ली थी। जिस घर में कल तक लाचारी का सन्नाटा पसरा हुआ था, आज उसी घर में एकता, हिम्मत और स्वाभिमान का नया उजाला फैल चुका था। रामपुर गांव की इन बहुओं ने सिर्फ अपने परिवार का दिल नहीं जीता था, बल्कि गरीबी के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान भी कर दिया था। दोपहर का समय, एक तरफ सुनीता बेसन छान रही है और कड़ाही में घी की खुशबू महक रही है। दूसरी तरफ पूजा रंग बिरंगे धागों, मोतियों और गोटों से बेहद खूबसूरत राखियां तैयार कर रही है। मीना बने हुए सामान को पत्तनों और कागज के डिब्बों में सजाकर सुंदर पैकिंग कर रही है। रमेश, सुरेश और विकास भी सामान उठाने धरने और मदद करने में जुटे हैं। रामपुर गांव के उस मिट्टी के मकान से उम्मीद की एक मीठी महक उठने लगी थी। पूजा, देखना जरा, बेसन की भुनाई सही से हुई है ना? रंग एकदम सुनहरा आ गया है ना? अरे दीदी, सुगंध तो सिर्फ धनीराम की बालकनी तक जा रही होगी। देखना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यह देखिए, मेरी नई डिजाइन की राखी। वाह पूजा दीदी, इतनी हस्तकला तो शहर की बड़ी बड़ी दुकानों पर भी देखने को नहीं मिलती। लोग देखते ही खरीद लेंगे। सुनो, शहर के बाजार में जो मुख्य चौराहा है, हम वहीं पर अपनी स्टॉल लगाएंगे। वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो भाभी, मैंने चौराहे पर जगह देख ली है। रमेश भैया ने 2 लकड़ियों की मेज का इंतजाम भी कर लिया। सुनीता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में दाने दाने की मोहताजी देखी है, वहाँ तुम सब मिलकर ऐसा जादू कर दिखाओगी। हमें माफ कर देना जो हमने शुरुआत में तुम सब पर शक किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? परिवार तो एक गाड़ी के पहियों की तरह होता है। जब एक पहिया धीमा पड़ जाए तो दूसरे पहिए को जोर लगाना ही पड़ता है। तभी बाहर से सेठ धनीराम की पत्नी चंपाबाई गुजरती है। खिड़की से अंदर झांक कर ताना मारती है। अरे वाह जानकी, कल तक तो घर में आटा तक नहीं था और आज यहाँ देसी घी के लड्डू छाने जा रहे हैं। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी बहुएं बाजार में दुकान सजाने की तैयारी कर रही हैं। सच में जमाना कितना खराब आ गया है। घर की बहुएं अब चौराहे पर बैठेंगी। चंपा चाची, मेहनत करना और अपने परिवार का पेट पालना कोई शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तो दूसरों की बेबसी पर हंसना और ताने मारना होता है। आप देखिएगा, हमारी मेहनत का जवाब हमारा काम देगा। चंपाबाई अपना समूह लेकर चली जाती है। घर के सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। तानों की करवाहट अब बहुओं के हौसले को तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास मेहनत का मीठा जवाब तैयार हो रहा था। दिन रात की अटूट मेहनत के बाद आखिरकार वो सुबह आई जब उनका बनाया सामान बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब असली परीक्षा रामपुर के चौराहे पर होनी थी। रमेश, सुरेश और विकास ने लकड़ी की मेजें लगाकर एक सुंदर स्टॉल सजाई है। एक तरफ पूजा की बनाई रंग बिरंगी हैंडमेड राखियां सजी हैं और दूसरी तरफ सुनीता के हाथ के बने शुद्ध देशी घी के लड्डू और मिठाइयां डिब्बों में रखी हैं। मीना स्टॉल के आगे खड़ी होकर आने जाने वाले लोगों को सामान दिखा रही है।
रामपुर चौराहे पर सजी ये छोटी सी दुकान सिर्फ मिठाइयों और राखियों की दुकान नहीं थी, बल्कि एक परिवार के स्वाभिमान और उम्मीद का मंच थी। लेकिन बाजार की इस दौड़ में नए चेहरों के लिए अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। अरे बेटा, ये राखियाँ तो बहुत ही सुंदर और अलग हैं। शहर की बड़ी दुकानों पर तो सब प्लास्टिक और चाइनीज सामान मिल रहा है। कितने की दी है ये राखी तुमने? काकी, यह सब हाथ से बनाई हुई धागे और मोतियों की राखी है, सिर्फ 20 रुपए की एक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मुझे 5 राखियाँ दे दो। और ये डिब्बे में क्या है? काकी, इस डिब्बे में शुद्ध घर के बने बेसन के लड्डू हैं। एक बार चक्कर तो देखिए। वाह, स्वाद तो एकदम लाजवाब है, बिल्कुल घर जैसा। 2 किलो लड्डू भी पैक कर दो। तभी वहां से सेठ धनीराम गुजरते हैं। अपनी बड़ी दुकान पर ग्राहकों की कमी और इस छोटे स्टॉल पर लगती भीड़ देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वे पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे, ये क्या चालबाजी है? रामदीन के बेटे और बहू यहाँ सड़क पर दुकान लगाए बैठे हैं। तुम लोगों के पास मिठाइयाँ और राखी बनाने की इजाजत है भी या नहीं? बाजार में आकर कोई भी दुकान नहीं खोल सकता ऐसे ही। सेठ जी, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपनी मेहनत से रोटी कमा रहे हैं और लोगों को शुद्ध सामान दे रहे हैं। सेठ जी, ताने मारने से किसी की भूख नहीं मिटती। अगर आपकी नीयत साफ हो तो काम छोटा हो या बड़ा, बरकत जरूर हो जाती है। अरे सेठ जी, बीच में से हटिए, हमें भी सामान लेने दीजिए। ऐसी शुद्ध मिठाई और हाथ की बनी राखियाँ पूरे शहर में नहीं मिल रही। सेठ धनीराम अपना समूह लेकर चुपचाप खिसक जाते हैं। शाम तक स्टॉल का सारा सामान बिक जाता है और तीनों भाइयों की जेबें पैसों से भर जाती हैं। लालटेन की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। मेज पर बिक्री के सारे पैसे रखे हैं। रामदीन और जानकी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। बाबूजी, आज तीनों की मेहनत रंग लाई। एक ही दिन में सारा सामान बिक गया और उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा भी हुआ है हम सबको। और तो और भैया, बाजार की कई दुकानदारों ने तो अगले दिन के ऑर्डर तक दे दिए राखी और मिठाइयों के। काफी सारे एडवांस ऑर्डर मिल गए हमें आज। मेरे बच्चों, आज तुमने सिर्फ इस घर का चूल्हा ही नहीं जलाया, बल्कि मेरी ढलती उम्र को सम्मान से भर दिया। तुम इस घर की बहुएं नहीं, लक्ष्मी हो। हाँ बहू, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तुम सबने साबित कर दिया कि जब औरतें ठान लेना तो गरीबी की सबसे काली रात को भी सुनहरी सुबह में बदल सकती है। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। अब देखना, धीरे धीरे हम सब घर की छत भी पक्की करवा देंगे और बाबूजी का इलाज भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराएंगे। जिस सावन की बारिश ने रामदीन के परिवार की छत छीन ली थी, उसी सावन ने उन्हें बहुओं के हुनर और स्वाभिमान का एक नया आसमान दे दिया था। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब धनीराम और चंपाबाई ने बहुओं की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी तो उनकी नीयत में खोट आ गया। एक महिला मिठाई और राखियां खरीद रही होती है, तभी चंपाबाई बीच में आकर बड़े ही हमदर्दाना अंदाज में बात काटने की कोशिश करती है। अरे बहन, जरा सोच समझकर सामान खरीदना। ये लोग गांव के गरीब लोग हैं। पता नहीं किस गंदे तरीके से घर में मिठाइयाँ बनाई होगी। साफ सफाई का ध्यान रखा भी होगा या नहीं। बीमारियों का मौसम चल रहा है, ऐसा वैसा खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। बिल्कुल सही कहा चंपा ने। और ये राखियाँ देखो, 2 दिन में ही इनके धागे खुल जाएंगे। रास्ते पर लगी दुकानों का क्या ही भरोसा। सामान खराब निकला तो किसे पकड़ोगे? हमारी बड़ी दुकान है, अंदर आइए, शुद्ध और टिकाऊ सामान मिलेगा वहाँ पर। ग्राहकों में पल भर के लिए झिझक फैलती है। सेठ जी, झूठ बोलने से आपकी दुकान की ज्यादा बिक्री नहीं बढ़ेगी। हमारी मिठाइयाँ बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनी है, बल्कि हमने अपने खुद हाथों से बनाई है, देसी घी में और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखकर। काकी, आप ये एक लड्डू चखकर खुद देख लो और राखी की मजबूती अपने हाथ में रखकर देख लो। महिला ग्राहक लड्डू चखती है और उसके चेहरे पर स्वाद का संतोष छा जाता है। अरे हटिए चंपा जी, इतना लाजवाब स्वाद और ताज़ा मिठाइयाँ, ऐसी मिठाइयाँ शहर के किसी भी बड़ी दुकान पर नहीं मिल रही। और ये राखियाँ भी कितनी खूबसूरत और मजबूत हैं। अपने स्वार्थ के लिए गरीबों की मेहनत पर कीचड़ उछालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। सेठ जी, इतने सालों से आपकी दुकान से ही महंगा और मिलावटी सामान खरीदते आ रहे हैं। आज जब इन बच्चों को ईमानदारी से मेहनत करते देखा तो आप यहाँ भी अपनी राजनीति चमकाने आ गए। चलिए, रास्ता खाली कीजिए। धनीराम और चंपाबाई का चेहरा उतर जाता है।
और वे लज्जित होकर खिसक लेते हैं। अरे भाभी, देखा आपने, सेठ जी आज हमारा काम बिगाड़ने आए थे, पर ग्राहकों ने तो उल्टा उन्हीं की क्लास लगा दी। हाँ विकास, एक बात का ध्यान रखना, जब नीयत साफ हो और काम में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई भी चालबाजी आपको हरा नहीं सकती। दीदी, आज हमारा सारा सामान फिर से बिक गया और बहुत सारे पैसे अकाउंट में भी आए हैं। आज हमने टोटल 15,000 रुपए की सेल करी है और प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। आप तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। जो काम हम तीनों भाई मिलकर नहीं कर पाए, आपने अपने हुनर से 2 दिन में ही कर दिखाया। हाँ भैया, ये तो बस शुरुआत है। हम हर फेस्टिवल पर ऐसे ही छोटी छोटी स्टॉल लगाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। शाम होने तक उनका सारा सामान बिक चुका था। शाम को रामदीन की दवाई, घर में राशन का सामान रखा है और तीनों भाई छत पर नए टीन शेड लगा रहे हैं। बाबूजी, यह हमारी पहली कमाई है। इससे आपकी दवाइयाँ आएंगी और घर का राशन भी। बेटी, तुम तीनों तो इस घर की लक्ष्मी हो। तुम सिर्फ हमारी गरीबी दूर नहीं कर रही, बल्कि हमारा समाज में फिर से सिर ऊंचा भी कर रही हो। हाँ बब्बू, मुझे तुम पर गर्व है। त्योहार के बाद हम सुनीता दीदी के नाम से टिफिन सर्विस और एक मिठाइयों की दुकान खोलेंगे। पूजा दीदी क्राफ्ट स्टूडियो ओपन करेंगी और मैं ऑनलाइन ऑर्डर संभालूंगी और पैकेजिंग भी देख लूंगी। सामने बालकनी से चंपाबाई हैरान होकर देख रही है। कुछ महीने बीत चुके हैं। रामदीन का घर अब पूरी तरह पक्का बन चुका है। घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा है, त्रिदेव गृह उद्योग। तीनों बहुएं अब केवल त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से टिफिन सर्विस, होममेड मिठाइयाँ और सिलाई क्राफ्ट का काम कर रही हैं। सामने की बालकनी से चंपाबाई और सेठ धनीराम ये सब देखकर कुढ़ रहे हैं। बड़ी आई, 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को शहर की सबसे बड़ी सेठानी समझने लगी है। देखना धनीराम जी, ये 2 दिन की चांदनी है, जल्द ही इनका गुब्बारा फूटेगा। सही कह रही हो तुम। बाजार में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और ये गवार औरतें उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगी। उनका छोटा सा प्रयास अब एक नियमित व्यवसाय का रूप ले चुका था। जी बिल्कुल सर, कल सुबह तक आपके 50 टिफिन और 10 किलो बेसन के लड्डू आपको समय पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। सुनीता दीदी, ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारी रसोई छोटी पड़ने लगेगी। अब हमें इस काम को और बड़े पैमाने पर करना होगा। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, आंधियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। शहर की सबसे बड़ी मिठाई दुकान का मालिक राघव सेठ रामदीन के घर आता है। जब छोटे हुनर की गूंज बड़े बाजारों तक पहुंचती है, तो बड़ी मछलियां उन्हें निगलने की कोशिश करती हैं। राघव सेठ शहर की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी मिठाई दुकान श्रृंखला शाही मिष्ठान का मालिक है। जब उसे पता चलता है कि सुनीता के हाथ की मिठाइयों का स्वाद शहर में मशहूर हो रहा है, तो वो उसे खरीदने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि पैसों के दम पर दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। रामदीन जी, मैंने सुना है आपकी बहुएं उम्दा मिठाई बनाती है। मैं अपनी कंपनी शाही मिष्ठान के लिए इनका रेसिपी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने आया हूँ। यह लो 1 लाख रुपए का चेक। अपनी मिठाई का फॉर्मूला मुझे बेच दो और मेरे ब्रांड के नाम पर काम करो। माफ कीजिए सेठ जी, हमारी मिठाई का स्वाद और शुद्धता हमारी पहचान है। हम अपना हुनर और नाम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है बहू। मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो मैं तुम लोगों को बाजार में टिकने नहीं दूंगा। मेरी दुकान के सामने तुम्हारा ये छोटा सा उद्योग मैं बर्बाद कर दूंगा। सेठ जी, आप हमारे घर से चले जाइए। हमारी घर की औरतों की मेहनत बिकाऊ नहीं है। जब तीनों बहुएं उसका ऑफर ठुकरा देती हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो जाता है। वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उनके बिजनेस को बर्बाद करने की साजिशें रचने लगता है। राघव सेठ शहर के सप्लायर्स को डराकर बहुओं को मावा और कच्चा सामान देने से मना करवा देता है। भैया, शहर के सभी मावा व्यापारी राघव सेठ के दबाव में हमें सामान देने से मना कर रहे हैं। हम अपना काम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं भैया, अगर सामान नहीं मिलेगा बाहर से तो हम सीधा गांव वाले किसानों से दूध लेंगे और खुद घर में ही मावा बनाएंगे। और पैसों के लिए हम महिला गृह उद्योग योजना के तहत बैंक से लोन ले लेंगे। मैंने सारे कागज तैयार भी कर लिए हैं। बहुओं ने राघव सेठ की धमकी से डरने की बजाय अपने व्यवसाय को कानूनी और बड़ा रूप देने का फैसला किया। अगले ही दिन रमेश और सुनीता पूरे आत्मविश्वास के साथ बैंक मैनेजर से मिलने और अपने नए बिजनेस लोन का आवेदन जमा करने के लिए तैयार होकर बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं।
आइए बहन जी, आपकी लगन और पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड तो बहुत शानदार है। सरकार की महिला उद्यम योजना के तहत आपका 5 लाख का बिजनेस लोन मैंने मंजूर कर दिया है। धन्यवाद सर। कुछ ही दिनों में लोन की मदद से बहुओं ने गांव और आसपास की 10 गरीब महिलाओं को रोजगार देकर एक छोटी सी मिनी फैक्ट्री शुरू की, जहां एक तरफ शुद्ध दूध से मावा बन रहा था और मशीनों से मिठाइयां पैक हो रही थीं। बहनों, शुद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ग्राहक का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं दूसरी तरफ पूजा के नेतृत्व में महिलाएं हस्तशिल्प और सुंदर राखियां तैयार कर रही थीं। और मेरी क्राफ्ट टीम, ध्यान दें, हर एक राखी और सजावट के सामान के पीछे भारतीय संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। सुनीता बेटिया, तुम्हारी वजह से आज हमारे घर का भी चूल्हा जल रहा है। तुम हमारे लिए देवी जैसी हो। अरे नहीं काकी, जैसे मुसीबतों ने हमें रास्ता दिखाया है वैसे ही देखना, आपको भी रास्ता आपका बहुत जल्द मिल जाएगा। जो हाथ कल तक मदद मांग रहे थे, आज वे दूसरों को रोजगार दे रहे थे। भाभी, हमारी वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर पर आपको पता है आज 500 से भी ज्यादा ऑर्डर आए हैं। शहर के बाजार से भी भारी मांग आ रही है। शहर का वार्षिक व्यापार मेला त्रिदेव गृह उद्योग को शहर के बेस्ट एम्प्लॉयर और शुद्धता के लिए राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार मिलता है। और इस साल का सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार जाता है सुनीता, पूजा और मीना देवी को, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक मिसाल कायम कर दी है। मंच पर तीनों बहुएं ट्रॉफी ले रही हैं। यह पुरस्कार सिर्फ हमारा नहीं है, यह उन सभी महिलाओं का है जो मुश्किल समय में हालातों से कभी हार नहीं मानती। हमारी प्रेरणा हमारे सास ससुर और हमारे पति हैं। नीचे टीवी पर सेठ धनीराम, चंपाबाई और राघव सेठ ये नजारा देखकर स्तब्ध हैं। जानकी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुम्हारी बहुओं ने तो पूरे मोहल्ले का नाम ही रोशन कर दिया। हाँ चंपा बहन, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी खुद आकर साथ देते हैं। आज मुझे गर्व है कि मैं इन बहुओं का बाप समान ससुर हूँ। सच्ची सफलता वही है जो न केवल आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, बल्कि आपके विरोधियों को भी अपनी गलती का एहसास करा दे। मुसीबतें और ताने किसी की किस्मत तय नहीं करते। अगर इंसान में हुनर, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ देने का हौसला हो तो बड़ी से बड़ी गरीबी को भी सफलता की मिसाल में बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी तीनों बहुओं की इस हिम्मत और मेहनत से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई लक्ष्मी है जिसने अपने हुनर से पूरे परिवार की तकदीर बदली हो। और अगर हाँ, अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।